18 अगस्त 1945 दोपहर 2:30 ताइहोकू एयरपोर्ट के आसमान में एक विमान ने उड़ान भरी। ये कोई सामान्य उड़ान नहीं थी। इस विमान में सवार थे सुभाष चंद्र बोस, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली नेताओं में से एक। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान इतिहास का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत बनने वाली है जिसका जवाब आज तक दुनिया नहीं ढूंढ पाई। जैसे जैसे विमान आसमान में ऊपर उठता गया, वैसे वैसे एक अनजाना सन्नाटा हवा में फैलता गया। कुछ ही मिनटों बाद अचानक एक तेज विस्फोट हुआ। आसमान में आग फैल गई। विमान जलते हुए टुकड़ों में बदल गया और तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में बताया कि पूरा आसमान काले धुएं से भर गया था और आग इतनी तेज थी कि कुछ भी पहचानना मुश्किल था। कुछ समय बाद मलबे से एक घायल शरीर निकाला गया। दावा किया गया कि वो सुभाष चंद्र बोस थे। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा सवाल। क्या ये वही अंत था जो बताया गया, या फिर ये सिर्फ एक कहानी का पहला अध्याय था? घायल शरीर को तुरंत ताइहोकू सैन्य अस्पताल ले जाया गया। स्थिति बेहद गंभीर थी। शरीर पर गंभीर जलने के निशान थे। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर थे। कुछ घंटों बाद मृत्यु की घोषणा कर दी गई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कई ऐसी बातें थीं जो बाद में सवाल बन गई। कोई स्पष्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी, कोई मजबूत पहचान प्रक्रिया नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, शव का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया। और फिर जो हुआ उसने इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया। सुभाष चंद्र बोस का शव कभी भारत वापस नहीं लाया गया। जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग इस खबर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे, एक उम्मीद थे, एक संघर्ष का प्रतीक थे। उनकी मृत्यु की खबर ने लोगों को अंदर तक हिला दिया। कई लोग मानने लगे कि यह सच नहीं हो सकता, और यहीं से जन्म हुआ संदेह का। धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा कि क्या यह वास्तव में एक दुर्घटना थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश हो सकती है। कुछ का मानना था कि बोस ने अपनी मौत को नकली बनाया और वे कहीं और चले गए। यह विचार धीरे धीरे फैलता गया, और समय के साथ यह केवल एक थ्योरी नहीं रहा, बल्कि एक बिलीफ बन गया। फिर दशकों बाद एक नया नाम सामने आया, गुमनामी बाबा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले इस रहस्यमयी साधु के बारे में कहा जाने लगा कि वे कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। उनका रहन सहन सामान्य साधुओं जैसा नहीं था। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनका ज्ञान, सब कुछ असाधारण था। वे राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में ऐसी बातें जानते थे जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं लगती थीं। जब उनके निवास स्थान की जांच हुई तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आईं। पुराने पत्र, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज, किताबें और व्यक्तिगत सामान। इनमें से कई वस्तुएं सीधे सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई प्रतीत होती थीं। इससे सवाल और गहरा हो गया। क्या यह सब केवल संयोग था, या फिर यह किसी बड़ी सच्चाई का संकेत था? इसी बीच भारत सरकार की कई गोपनीय फाइलें सामने आने लगीं, लेकिन इनमें भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। कुछ दस्तावेज बताते थे कि इस घटना की पूरी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। कुछ फाइलें ये संकेत देती थीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर जानकारी थी, लेकिन सच हमेशा आधा ही सामने आया। समय के साथ कई जांच आयोग बने। हर आयोग का उद्देश्य था सच्चाई को सामने लाना, लेकिन हर बार परिणाम अधूरे रहे। कुछ आयोगों ने कहा कि यह विमान दुर्घटना थी, कुछ ने इसे संदिग्ध बताया, और कुछ ने कहा कि पर्याप्त सबूत ही नहीं है। यानी हर बार जवाब मिला, लेकिन पूरा नहीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दुर्घटना के बाद बोस को जीवित देखा। कुछ ने कहा कि उन्हें विदेशों में देखा गया। कुछ ने कहा कि वे भारत में गुप्त रूप से रह रहे थे। लेकिन कोई भी दावा साबित नहीं हो सका, और यही इस कहानी को और जटिल बनाता गया। साल 1946 यानी कुछ ही महीनों बाद एक और दावा सामने आया। कहा गया कि संभव है बोस को सोवियत संघ ले जाया गया हो। यह दावा ठोस सबूतों पर आधारित नहीं था, लेकिन इसने रहस्य को और गहरा कर दिया। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि पूरी कहानी कुछ और ही थी। इसी बीच गुमनामी बाबा का मामला और मजबूत होता गया।
उनके पास मौजूद वस्तुएं और व्यवहार इस ओर संकेत करते रहे कि वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। सच और संदेह के बीच दूरी बनी रही। फिर करीब एक दशक बाद 1956 में पहली बार इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक औपचारिक जांच आयोग का गठन किया गया। देश को उम्मीद थी कि शायद अब इस लंबे समय से चले आ रहे सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। आयोग ने उस समय उपलब्ध सभी गवाहों के बयान, सैन्य रिकॉर्ड और विदेशी रिपोर्टों को इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला सरल होने के बजाय और अधिक जटिल होता गया। कई गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने दुर्घटना को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। किसी ने समय अलग बताया, किसी ने स्थान और किसी ने घटना का क्रम ही अलग बताया। सबसे बड़ी समस्या पहचान को लेकर थी। जिस शरीर को सुभाष चंद्र बोस बताया जा रहा था, उसकी पुष्टि किसी वैज्ञानिक या ठोस प्रक्रिया से नहीं की गई थी। उस समय न तो डीएनए तकनीक थी और न ही कोई आधुनिक फोरेंसिक जांच। लेकिन फिर भी आयोग को उम्मीद थी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच के अंत में आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विमान दुर्घटना एक संभावित कारण हो सकता है, लेकिन इसे अंतिम और निर्णायक सत्य नहीं माना जा सकता। यानी पहली ही जांच ने यह साफ कर दिया कि यह कहानी हल होने के बजाय और भी उलझ चुकी है, और यहीं से एक अनकहा सवाल रह गया। अगर सच्चाई इतनी स्पष्ट थी तो वो पूरी तरह साबित क्यों नहीं हो सकी? ऐसा लगा कि ये अनसुलझा रहस्य का सच अब कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन फिर 5 दशक बाद 2006 में एक बार फिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक नई जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आई। इस बार उम्मीद और भी ज्यादा थी, क्योंकि दशकों का समय बीत चुका था और कई नए दस्तावेज और गवाहियां उपलब्ध हो चुकी थीं। आयोग ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को फिर से खोला, गवाहों के बयानों की पुनः जांच की और विदेशी खुफिया रिपोर्टों को भी शामिल किया। लेकिन इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई वो ये थी कि कोई भी ठोस और निर्विवाद प्रमाण ये साबित नहीं करता कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 के विमान हादसे में हुई थी। ये बयान बहुत बड़ा था, क्योंकि ये पहली बार था जब आधिकारिक स्तर पर सर्टेनिटी को चुनौती दी गई। आयोग ने यह भी कहा कि उपलब्ध साक्ष्य परिस्थितिजन्य है, लेकिन निर्णायक नहीं है। इसी रिपोर्ट में गमनामी बाबा से जुड़े सबूतों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उनके पास मिले पत्र, नोट्स और व्यक्तिगत वस्तुओं का वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया। इनमें से कई चीजें इतनी विशिष्ट थीं कि उन्हें सामान्य व्यक्ति से जोड़ना आसान नहीं था। कुछ दस्तावेजों में ऐसे संदर्भ थे जो सीधे सुभाष चंद्र बोस के जीवन, उनकी सोच और उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से मेल खाते थे। लेकिन इसके बावजूद आयोग किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। न तो ये साबित हुआ कि वे बोस थे और न ही ये पूरी तरह खारिज किया जा सका। यानी रहस्य फिर वहीं खड़ा था, अधूरा। फिर कुछ साल उपरांत 2015 में कोलकाता की कुछ पुरानी और लंबे समय से बंद सरकारी फाइलें सार्वजनिक हुईं। ये घटना इस पूरे रहस्य में एक नया मोड़ लेकर आई। इन फाइलों में खुफिया रिपोर्टें, सरकारी पत्राचार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातचीत के संकेत मौजूद थे। ये दस्तावेज दशकों तक बंद रहे थे और उनके सामने आने से ये सवाल फिर जीवित हो गया कि आखिर इतने समय तक इन्हें छुपाया क्यों गया। कुछ दस्तावेजों में यह संकेत मिलता है कि उस समय विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसियों को इस घटना के बारे में जानकारी थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ रिपोर्टों में यह भी लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया था, बल्कि उसे अनसुलझा और असत्यापित श्रेणी में रखा गया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि इतिहास की आधिकारिक कहानी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। इसी दौरान गुमानमी बाबा से जुड़े सबूतों को भी फिर से देखा गया। नए विश्लेषण में यह पाया गया कि उनके पास मौजूद कई वस्तुएं, किताबें और नोट्स उस व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं जो न केवल राजनीतिक रूप से जागरूक था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की गहरी जानकारी भी रखता था। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा
कि इन सामग्रियों में ऐसा ज्ञान था जो किसी साधारण साधु के लिए लगभग असंभव लगता है। लेकिन फिर भी निर्णायक प्रमाण की कमी ने इस रहस्य को फिर से वहीं रोक दिया। जब 1956, 2006 और 2015 की इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखा जाता है तो एक चीज साफ दिखाई देती है। हर बार जांच आगे बढ़ती है लेकिन अंतिम जवाब दूर चला जाता है। 1956 ने कहा संभावना है लेकिन पुष्टि नहीं। 2006 ने कहा कोई ठोस प्रमाण नहीं है। 2015 ने संकेत दिया सच पूरी तरह सामने नहीं आया है। यानी हर दशक में कहानी बदलती नहीं, बस और ज्यादा गहरी होती जाती है। और यही इस रहस्य की सबसे बड़ी पहचान है। जब पूरी कहानी को एक साथ देखा जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं है। ये राजनीति, युद्ध, खुफिया गतिविधियों और रहस्य की एक गहरी परतदार कहानी है। हर जांच अधूरी रही, हर दस्तावेज आधा सच दिखाता है और हर गवाही एक नया सवाल खड़ा करती है। क्या 18 अगस्त 1945 को वही अंत था या वो सिर्फ एक शुरुआत थी? इस अनसुलझी रहस्यमयी घटना का निष्कर्ष यही है कि सुभाष चंद्र बोस का जीवन संघर्ष था और उनकी मृत्यु एक अनसुलझा रहस्य। कुछ लोग इसे दुर्घटना मानते हैं, कुछ साजिश और कुछ इसे इतिहास का अधूरा अध्याय। लेकिन एक बात निश्चित है, ये कहानी आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगी। धन्यवाद।